नमस्ते। आरंभ करते हैं हम लोग। वर्णानामपि भैया संख्यां जन्मदिन की अनेक रसानां शुभकामनाएं। छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवाद मोनार्क, आपकी शुभकामनाओं के लिए। सर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हाँ जी ठीक। जन्मदिन धन्यवाद। हार्दिक सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद एक साथ, अग्रिम धन्यवाद। हाँ, ये वाला अच्छा है, थम्स अप वाला जी। तो हम लोग आरंभ करते हैं। आज हम आधे भाग में प्राकृत पढ़ेंगे और आधे भाग में हम जो कल वाला कार्य कर रहे थे उसको जारी रखेंगे। आपको प्राकृत का जो भाग है वो सुहासिनी जी पढ़ाएंगी और आपके जैसे मैंने जब आरंभ किया था तो मैंने अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया था, वैसे ही मैं दे देता हूँ। सुहासिनी जो है संस्कृत में इनका काम है, प्राकृत में काम है और फारसी में काम है। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत के कोश और संस्कृत के का भाषा विज्ञान, ये इनका इसमें इनका एक्सपर्टीज़ है। और साथ ही साथ ये अन्य भारतीय भाषाओं पर भी काम करती रही हैं। तो आप लोगों को इनसे पढ़कर अच्छा लगेगा। और मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ कुछ समय के लिए, अगले भाग को मैं करूँगा। तो अब हम सुहासिनी को बोलते हैं कि वे आ जाएं। अभी इनका काम जो है वो IIS शिमला में चल रहा है। तो आप लोगों को प्राथमिक रूप से भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। जी आप आ जाइए। धन्यवाद। मेरी वॉइस जो है, आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी हाँ, आ रही है। अस्तु, शुरू करते हैं। पशुवैणो रोसारुण पडिमा संकंत गोरिमुह अंदम गहि अघ पंक अम्व्य संझा सलिलंजलिम नमः। ये जो पद्य आपके सामने मैंने रखा, ये आर्या छंद है जिसे हम गाहा कहते हैं या गाथा कहते हैं प्राकृत में। तो अच्छा, पहले मेरा आग्रह है आप सबसे कि एक बार आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं देख सकूं कि मेरा वार्तालाप किन लोगों के साथ में हो रहा है। उसके बाद आप भले ही उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, कैमरा बंद कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। कुछ 2-4 लोगों से मैं परिचित हूँ, जो कुछ मेरे छात्र रहे हैं, कुछ पहले वाले कोर्स में थे और कुछ लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ। ठीक है, वो है क्या पौलोमी है क्या आज क्लास में? अच्छा, पौलोमी नहीं है, ठीक है। चलिए, और मेरी जानकारी में यहाँ हंसी जो है वो प्राकृत की है और संभवतः आप में से कोई आयुषी, शायद आयुषी आप MA कर रही है ना प्राकृत में? हाँ जी मैम। हाँ, चलिए, तो आप लोगों के लिए संभवतः आसान भी होगा और बहुत सारी चीजों से आप परिचित भी होंगे, किंतु जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जो मैंने आपके सामने छंद पढ़ा, ये वस्तुतः आर्या है, जिसे हम संस्कृत में आर्या कहते हैं और प्राकृत में गाहा, अथवा संस्कृत में एक्चुअली गाथा कहते हैं, प्राकृत में गाहा। और हंसी जानती होंगी, ये गाहा सप्तसई का पहला पद्य है। तो एक छोटा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि पूरा उसका हम पूरा उसका पदच्छेद इत्यादि करके अर्थ नहीं समझेंगे, सामान्य रूप से कि जो मैंने श्लोक छंद आपके सामने पढ़ा उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो ये जो पद्य है, एक्चुअली थोड़ा सा गाहा सप्तसई का परिचय ले लीजिए। गाहा सप्तसई 100 BC का काव्य ग्रंथ है, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य मतलब जिसमें जो प्रत्येक बंध होता है, प्रत्येक पद्य होता है, वो स्वतंत्र होता है, ठीक। मतलब पूर्वापर जो बंध होते हैं, पद्य होते हैं, उनको एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, ठीक। हर पद्य जो है अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से देने में समर्थ होता है। तो जैसे हमारी परंपरा है कि हम किसी भी ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो थी
और कैसी कविताएं थी, किसी बहुत प्रतिष्ठित कवि की कविताएं नहीं थी, किसी राज्याश्रित कवि की कविताएं नहीं थी, सामान्य जो लोक के कवि थे, ठीक है ना, कोई किसान है, कोई गृहिणी है, ठीक, इस प्रकार के लोग हैं, कोई राजा भी है। तो ऐसे जो कवि हैं उनकी कविताओं का इन्होंने क्या किया है, संकलन किया है। ठीक, एक प्रकार से संकलन ग्रंथ है। इसमें से कुछ जो कविताएं हैं, कुछ छंद जो हैं वो स्वयं हाल के भी हैं। तो अभी बस इतना 700 इसमें छंद है। और फिर इस गाहा सप्त सही से प्रेरणा लेकर के बाद में संस्कृत में कुछ इस प्रकार के मुक्तक काव्य लिखे गए, जैसे एक है आर्या सप्तशती, संस्कृत में आर्या छंद में। तो ये छोटा सा परिचय है गाहा सप्त सही का। और आप कभी अगर भविष्य में पढ़ें या पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि इसमें जो पद्य हैं वो बहुत, जैसे आप संस्कृत की कुछ कविताएं देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो भाव जो होते हैं कविता के वो सामान्य व्यक्ति के बहुत अनुकूल नहीं होते। कई बार कोई राज्याश्रित जो कवि है वो कविता कर रहा है, तो जो कॉमन मैन है उसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक घर की महिला है, रसोई में काम कर रही है, या एक ऐसे परिवार की महिला है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, नितांत अभाव है, ऐसी जो महिला है उसके क्या कष्ट हो सकते हैं, है ना। तो जिसको हम कंटेम्परेरी कविता कहते हैं, ठीक है ना, राज्य के आश्रित कविता नहीं। उस कविता का जो आपको प्रथम सुंदर दर्शन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, गाहा सप्त सही में। तो चूंकि मैंने मंगलाचरण की बात की कि किसी भी ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं तो किससे करते हैं, मंगलाचरण से करते हैं। तो यहाँ जो है, जो कवि है वो शिव की स्तुति कर रहा है एक प्रकार से, तो संभवतः हाल का ही है ये। तो शिव उनके इष्ट होंगे, तो वो शिव की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संझा सलिलंजलिम नमः, किस पशुवैणः संझा सलिलंजलिम नमः, हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं, संध्या सलिलंजलिम। संध्या आप जानते हैं, संध्या मतलब यहाँ शाम वाली संध्या नहीं है। संध्या मतलब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि त्रिकालिक संध्या होती है ना, 3 बार संध्या की जाती है, प्रातःकालीन संध्या और ये मध्याह्न संध्या और सायकालीन संध्या। संध्या मतलब एक प्रकार से स्तुति, देवार्चन। आप आजकल भी जो थोड़ा फॉलो करते हैं कस्टम को, वो क्या करते हैं, तीन बार संध्या करते हैं। तो संध्या में क्या होता है, प्रत्येक जो वेद होता है उसके अनुसार कुछ मंत्र होते हैं और जल इत्यादि लेकर के हाथ में आचमन किया जाता है और जल का अर्पण किया जाता है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो कवि क्या कहते हैं, पशुवैणः, पशुपति जो है, पशुपति कौन है, शिव, उनकी हम संध्या कालीन जो सलिल अंजलि है, जो अपने अंजलि, इसको अंजलि कहते हैं ना, अपने अंजलि में, अंजलि जिसको हम कहते हैं आजकल, जो उन्होंने जल लिया है, ऐसी जो संध्या कालीन जल वाली जो अंजलि है, शिव की जो अंजलि है, अंजलि मतलब ये जिसमें कि जल है, थोड़ा सा आप पिक्चराइज करने का प्रयास कीजिएगा, हम उसको नमस्कार करते हैं। मुख्य वाक्य यही है कि हम जो पशुपति शिव हैं उनकी संध्या कालीन जो जल की अंजलि है, जो उन्होंने संध्या करने के लिए ली है, उसको हम नमस्कार करते हैं। अब बाकी जो आपको शब्द दिख रहे हैं वो क्या है, वो मूलतः उस जो संध्या सलिल अंजलि है उसके विशेषण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रोसारुण पढ़िमा संकंत गोरी मुह अंदम, गोरी मुह अंदम, गौरी मुख चंद्रम। एक्चुअली क्या है, जो आप अंदम देख रहे हैं वो चंद्रम है, ठीक। थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे तो आपको समझ जाएंगे कि चंद्रम किस प्रकार से अंदम हो सकता है। तो क्या कहते हैं, गौरी, गौरी मतलब पार्वती, पार्वती का जो मुख चंद्र है, ये तो आप उपमाएं सुनते ही रहते हैं, जो चंद्र के समान मुख है या जो चंद्र रूपी मुख है, वो उसकी जो प्रतिमा है, पडिमा, पडिमा मतलब प्रतिमा, प्रतिमा मतलब प्रतिबिंब, ठीक है ना, वो जिसमें संक्रांत हो गया है, यानी शिव की वो अंजलि जिसमें गौरी का जो मुख चंद्र है, मुख रूपी चंद्र है अथवा चंद्र समान मुख है, वो जिसमें संक्रांत हो गया है, जिसका जिस गौरी के मुख चंद्र का जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसी किसको हम करते हैं, संध्या सलिल को, संध्या सलिल अंजलि को हम नमस्कार करते हैं, ठीक। अब देखिए, वो जो प्रतिमा है, वो जो प्रतिबिंब है, गौरी का जो मुख रूपी जो चंद्रमा है, उसका जो प्रतिबिंब, जो परछाई पड़ रही है, वो क्या कैसी है,
रोसारुण, रोष मतलब रोष, वो उसकी लालिमा अधिक प्रकट हो जाती है, और गौरी का तो नाम ही गौरी है, ठीक है ना। तो जो गौरी है उनका जो मुख है जो चंद्र के समान है, और कैसा है, रोसारुण, क्रोध के कारण जो रक्तिम वर्ण है, ऐसे मुख का जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो कौन है, शिव की जो संध्या सलिल अंजलि है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। और एक शब्द और है कि जब गौरी का वो मुख का प्रतिबिंब, रोसारुण जो मुख है उसका प्रतिबिंब जब उनकी अंजलि में पड़ रहा है, शिव की संध्या का जो जल है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो कैसा लग रहा है, गही अघ पंकम, जैसे उन्होंने, जब एक्चुअली क्या होता है, जब हम संध्या करते हैं तो संध्याकालीन जल होता है हमारे हाथ में, और क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक। तो गौरी का मुख ऐसा लग रहा है जैसे उस संध्याकालीन जल में क्या हो, अर्घ पंकजम, गृहीत अर्घ पंकजम, आप इसका संस्कृत करेंगे तो संस्कृत छाया करेंगे, क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे उस जल में अर्घ का पंकज हो, कमल का फूल हो, जिसे उस जल में उन्होंने अर्घ के लिए ले लिया है। तो गौरी का जो मुख है वो शिव की जो संध्या सलिल अंजलि है उसमें पंकज के समान, कमल के पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। ऐसी जो शिव की संध्या सलिल अंजलि है उसको हम नमस्कार करते हैं। अब बाकी चीजें व्यंजना की हैं, ये तो आप सीधे सीधे जो अभिधा से अर्थ आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। व्यंजना कहाँ होती है, रोसारुण में, कि क्रोध के कारण लाल, क्रोध क्यों है कि भाई सो के उठते ही जो शिव जी हैं वो जो भी उनके इष्ट हैं उनके ध्यान में चले गए हैं, तो गौरी जो है वो क्रुद्ध है कि भाई सुबह उठ के मुझसे वार्तालाप करना है ना। तो वो शिव जो है वो उठते ही ध्यान में चले गए हैं, तो इस कारण से वो क्रुद्ध हैं, और उस क्रोध के कारण जो उनका रक्तिम वर्ण जो मुख चंद्र है वो उनकी संध्या सलिल अंजलि में क्या पंकज के समान प्रतीत हो रहा है, ठीक। ये तो बात हुई जो हमने मंगलाचरण किया, चूंकि हम प्राकृत प्रारंभ कर रहे हैं इसीलिए प्राकृत का जो छंद था आर्य उससे हमने प्रारंभ किया। आगे आप सीखेंगे भी तो एक आपको रिदम मिल जाएगी यहाँ से। दूसरा ये जो हम यहाँ पर प्राकृत पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा उद्देश्य आपको इतना बताना है कि जो मोटे मोटे ध्वनि परिवर्तन होते हैं प्राकृत में, ठीक है ना। अगर हम व्याकरण में जाएंगे तो वो, यद्यपि जो प्राकृत का व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण के जैसा जेनरेटिव व्याकरण नहीं है, ठीक, तब भी प्राकृत में बहुत सारा व्याकरण लिखा गया है और बहुत सारे सूत्र, आप ले लीजिए चंड से शुरू करके जो सबसे बाद का हमको प्राकृत मिलता है वो है अप्पय जी दीक्षित का प्राकृत कौमुदी, उसके बाद भी एक कोई है शायद घासीलाल जी हैं, उनका है लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले का। तो हमें व्याकरण पे उतना बात नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जो मुख्य मुख्य मोटे मोटे जो ध्वनि परिवर्तन है केवल उस पर बात करनी है, ठीक, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि संस्कृत के रूप कैसे बदल जाते हैं प्राकृत में, ठीक। हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल इतना है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आप में से कोई भी, जैसे आयुषी है प्राकृत की, और ये हैं हसी हैं, या और भी कोई लोग जो जिन्होंने कभी प्राकृत के विषय में कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो, और जो उनकी उससे थोड़ी बहुत या अधिक जो समझ बनी हो, उसे कोई अगर एक दो पंक्ति में मुझे बता सके, आप में से कोई भी। अगर कोई ना बता सके तो हंसी के लिए अनिवार्य है बताना। मैम कोई भी पंक्ति मतलब? मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि प्राकृत से आप क्या समझते हैं, इसे आप 2-4 पंक्तियों में समराइज करके अगर बता सके, कोई भी आप में से, कि हमने प्राकृत के विषय में ये सुना है। तो पहले दूसरे ट्राई करेंगे। हंसी बोल रही है मैम पहले दूसरे, हाँ नहीं पहले दूसरे बताएंगे उसके बाद में। हाँ नैश्वी बताइए। हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो हमारे जो संस्कृत लिटरेचर में नाट्य होते थे तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतल में और फिर हम दशरूपकम में भी हमें पढ़ाया था कि प्राकृत है जो जैसे साइड कैरेक्टर है, जैसे हम
अभिज्ञान में हमने देखा था कि प्रियमवदा और वो जो सखियां है वो सब प्राकृत में बोल रही थी, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा उसका जो वो लोग का जो कॉन्वर्सेशन आया था तब वहाँ पढ़ा था थोड़ा उनके डायलॉग्स, और कोई अभ्यास नहीं है प्राकृत में। है, बाद में प्राकृत है, कुछ लोगों के हिसाब से पहले प्राकृत है, बाद में संस्कृत है। थोड़ा थोड़ा शब्द का परिवर्तन होता है संस्कृतोद्भव शब्दों का, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो भारतवर्ष के हर भाषा में प्राकृत के शब्द है ही है, बिल्कुल। और सहज सरलता से वो शब्द बोले जाते हैं। व्याकरण भाग छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे आसान है, अगर उसका परिवर्तन समझ जाए तो भाषा आसान है। बिल्कुल सही है। और कौन है? आयुषी। हाँ आयुषी बताइए। अब मुझे ट्राइपॉड दे दीजिए। जैसे संध्या मैम ने बोला वैसे ही कि प्रकृति से जो आई है, बहुत नेचुरली फ्लो होते हुए जो लैंग्वेज आई है वो प्राकृत है, और इसीलिए जब वो छोटे बच्चे हैं जनरली उनके मुख से हमें ये ज्यादा इनिशियल स्टेज पे जो लैंग्वेज सुनाई देती है और जो बहुत इजी होती है बोलने में, वो प्राकृत है। चलिए तो ठीक है, कुछ कुछ अंश में आप सभी लोग ठीक हैं, निकाल करके लगा दो उसमें, ठीक है। हाँ किसी ने हैंड रेस किया, बताइए। हसी, हाँ हाँ अंत में आपका नंबर है, बताइए। मैम जो प्राकृत शब्द है वह प्रकृति से आया है, लेकिन प्रकृति का अर्थ यहाँ पर नेचर नहीं है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, 2-3 टेक्स्ट में हमें प्रकृति का जो अर्थ मिलता है उससे मैं अर्थ निकालने का प्रयास करूंगी। जैसे खारवेल के शिलालेख में प्रकृति का अर्थ जो आया है वह जनता के लिए आया है। जब वो कहता है कि 35 लाख मुद्राएं उसने जनता के ऊपर खर्च कर दी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्रकृति शब्द आया है, और जो प्रकृति शब्द है वह कौन सा एक कोश है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें वो कहता है कि राजा का जो सबसे अंतिम, राजा के 6 अंग होते हैं शायद से, उसका अंतिम अंग प्रजा है शायद से। तो प्रकृति यानी सामान्य जन, तो जो सामान्य जन की भाषा है वह प्राकृत है, सामान्य जन भाषा, और इसे मुख सुख की भाषा कहा जाता है, जो बोलने में इजी हो, वह प्राकृत। चलिए ठीक है हसी, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहले तो एक चीज थोड़ी सी स्पष्ट हो जानी चाहिए आप लोगों को और सबको जो भी प्राकृत पढ़ना चाहते हैं। एक जो मैंने समस्या अनुभव की है, जो प्राकृत लोग जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहां एक ये दुराग्रह होता है, कभी कभी नाजानकारी भी होती है और कभी कभी दुराग्रह भी होता है कि हम प्राकृत को संस्कृत के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे या अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ेंगे या किसी और भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आपके लिए कोई और मार्ग भी नहीं है, पर इस चीज को दुराग्रह नहीं बनाना चाहिए। कारण क्या है, संस्कृत, अभी आगे हम बात करेंगे कि संस्कृत और प्राकृत जो है वो नितांत भिन्न भाषाएं नहीं है, ठीक है ना। और आप यदि संस्कृत जानते हैं तो आप 70% प्राकृत अपने आप जान जाते हैं, ठीक। 70 क्या कि मैं कहती हूँ आप 90-95% प्राकृत जान जाते हैं। बस आप कहाँ फंसते हैं, थोड़ा सा व्याकरण में, क्रिया रूपों में या कुछ जो प्रदंत इत्यादि के रूप में थोड़ा बहुत वहां। तो जब मैं प्राकृत पढ़ाती हूँ या जितना मैंने पढ़ा, जो मैंने समझ विकसित की, यदि आप संस्कृत के माध्यम से प्राकृत पढ़ाते हैं तो प्राकृत आपके लिए बहुत सुकर हो जाती है, प्राकृत आपके लिए बहुत सुकर हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है कि ऐसा लोगों ने दुराग्रह बना, या ऐसा एक मत बना लिया, एक परसेप्शन बना लिया है कि संस्कृत के माध्यम से प्राकृत पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी आप एक प्रयास कर सकते हैं, कम से कम जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, एक प्रयास कर सकते हैं कि आप संस्कृत को उससे जोड़ें, क्योंकि संस्कृत को जोड़ने से क्या होता है, आपकी भाषा के विषय में समझ जो है वो
समझ जो है वो अच्छी बन जाती है। आप प्राकृत से जो आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं आपकी, उससे आप अधिक रिलेट कर पाते हैं प्राकृत को, जब आप संस्कृत को भी समझते हैं। प्राकृत क्या है? प्राकृत एक ब्रिज थी, और कैसी कविताएं थी? किसी बहुत प्रतिष्ठित कवि की कविताएं नहीं थी, किसी राज्याश्रित कवि की कविताएं नहीं थी, सामान्य जो लोक के कवि थे, ठीक है ना। कोई किसान है, कोई गृहिणी है, ठीक, इस प्रकार के लोग हैं, कोई राजा भी है। तो ऐसे जो कवि हैं उनकी कविताओं का इन्होंने क्या किया है? संकलन किया है। ठीक, एक प्रकार से संकलन ग्रंथ है। इसमें से कुछ जो कविताएं हैं, कुछ छंद जो हैं वो स्वयं हाल के भी हैं। तो अभी बस इतना 700 इसमें छंद है। और फिर इस गाहा सप्त सही से प्रेरणा लेकर के बाद में संस्कृत में कुछ इस प्रकार के मुक्तक काव्य लिखे गए, जैसे एक है आर्या सप्तशती संस्कृत में, आर्या छंद में। तो ये छोटा सा परिचय है गाहा सप्त सही का। और आप कभी अगर भविष्य में पढ़ें या पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि इसमें जो पद्य हैं वो बहुत, जैसे आप संस्कृत की कुछ कविताएं देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो भाव जो होते हैं कविता के वो सामान्य व्यक्ति के बहुत अनुकूल नहीं होते। कई बार कोई राज्याश्रित जो कवि है वो कविता कर रहा है, तो जो कॉमन मैन है उसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक घर की महिला है, रसोई में काम कर रही है, या एक ऐसे परिवार की महिला है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, नितांत अभाव है, ऐसी जो महिला है उसके क्या कष्ट हो सकते हैं, है ना। तो जिसको हम कंटेम्परेरी कविता कहते हैं, ठीक है ना, राज्य के आश्रित कविता नहीं। उस कविता का जो आपको प्रथम सुंदर दर्शन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? गाहा सप्त सही में। तो चूंकि मैंने मंगलाचरण की बात की कि किसी भी ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं तो किससे करते हैं? मंगलाचरण से करते हैं। तो यहाँ जो है, जो कवि है वो शिव की स्तुति कर रहा है एक प्रकार से, तो संभवतः हाल का ही है ये। तो शिव उनके इष्ट होंगे, तो वो शिव की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संझा सलिलंजलिम नमः, किस पशुवैणः संझा सलिलंजलिम नमः। हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? संध्या सलिलंजलिम। संध्या आप जानते हैं, संध्या मतलब यहाँ शाम वाली संध्या नहीं है। संध्या मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि त्रिकालिक संध्या होती है ना। 3 बार संध्या की जाती है, प्रातःकालीन संध्या और ये मध्याह्न संध्या और सायकालीन संध्या। संध्या मतलब एक प्रकार से स्तुति, देवार्चन। आप आजकल भी जो थोड़ा फॉलो करते हैं कस्टम को, वो क्या करते हैं? 3 बार संध्या करते हैं। तो संध्या में क्या होता है? प्रत्येक जो वेद होता है उसके अनुसार कुछ मंत्र होते हैं और जल इत्यादि लेकर के हाथ में आचमन किया जाता है और जल का अर्पण किया जाता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो कवि क्या कहते हैं? पशुवैणः, पशुपति जो है, पशुपति कौन है? शिव। उनकी हम संध्या कालीन जो सलिल अंजलि है, जो अपने अंजलि, इसको अंजलि कहते हैं ना, अपने अंजलि में, अंजलि जिसको हम कहते हैं आजकल, जो उन्होंने जल लिया है, ऐसी जो संध्या कालीन जल वाली जो अंजलि है, शिव की जो अंजलि है, अंजलि मतलब ये जिसमें कि जल है, थोड़ा सा आप पिक्चराइज करने का प्रयास कीजिएगा, हम उसको नमस्कार करते हैं। मुख्य वाक्य यही है कि हम जो पशुपति शिव हैं उनकी संध्या कालीन जो जल की अंजलि है, जो उन्होंने संध्या करने के लिए ली है, उसको हम नमस्कार करते हैं। अब बाकी जो आपको शब्द दिख रहे हैं वो क्या है? वो मूलतः उस जो संध्या सलिल अंजलि है उसके विशेषण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोसारुण पढ़िमा संकंत गोरी मुह अंदम, गोरी मुह अंदम, गौरी मुख चंद्रम। एक्चुअली क्या है, जो आप अंदम देख रहे हैं वो चंद्रम है। ठीक, थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे तो आपको समझ जाएंगे कि चंद्रम किस प्रकार से अंदम हो सकता है। तो क्या कहते हैं? गौरी, गौरी मतलब पार्वती, पार्वती का जो मुख चंद्र है, ये तो आप उपमाएं सुनते ही रहते हैं, जो चंद्र के समान मुख है या जो चंद्र रूपी मुख है, वो उसकी जो प्रतिमा है, पडिमा, पडिमा मतलब प्रतिमा, प्रतिमा मतलब प्रतिबिंब, ठीक है ना, वो जिसमें संक्रांत हो गया है, यानी शिव की वो अंजलि जिसमें गौरी का जो मुख चंद्र है, मुख रूपी चंद्र है अथवा चंद्र समान मुख है, वो जिसमें संक्रांत हो गया है, जिसका जिस गौरी के मुख चंद्र का जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसी किसको हम करते हैं?
संध्या सलिल अंजलि को हम नमस्कार करते हैं। ठीक, अब देखिए वो जो प्रतिमा है, वो जो प्रतिबिंब है, गौरी का जो मुख रूपी जो चंद्रमा है, उसका जो प्रतिबिंब जो परछाई पड़ रही है वो क्या कैसी है? रोसारुण, रोस मतलब रोष, वो उसकी लालिमा अधिक प्रकट हो जाती है। और गौरी का तो नाम ही गौरी है, ठीक है ना। तो जो गौरी है उनका जो मुख है जो चंद्र के समान है और कैसा है? रोसारुण, क्रोध के कारण जो रक्तिम वर्ण है, ऐसे मुख का जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो कौन है? शिव की जो संध्या सलिल अंजलि है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। और एक शब्द और है कि जब गौरी का वो मुख का प्रतिबिंब, रोसारुण जो मुख है उसका प्रतिबिंब जब उनकी अंजलि में पड़ रहा है, शिव की संध्या का जो जल है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो कैसा लग रहा है? गही अघ पंकम, जैसे उन्होंने, जब एक्चुअली क्या होता है, जब हम संध्या करते हैं तो संध्याकालीन जल होता है हमारे हाथ में, और क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक, तो गौरी का मुख ऐसा लग रहा है जैसे उस संध्याकालीन जल में क्या हो? अर्घ पंकजम, गृहीत अर्घ पंकजम। आप इसका संस्कृत करेंगे तो संस्कृत छाया करेंगे, क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे उस जल में अर्घ का पंकज हो, कमल का फूल हो, जिसे उस जल में उन्होंने अर्घ के लिए ले लिया है। तो गौरी का जो मुख है वो शिव की जो संध्या सलिल अंजलि है उसमें पंकज के समान, कमल के पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। ऐसी जो शिव की संध्या सलिल अंजलि है उसको हम नमस्कार करते हैं। अब बाकी चीजें व्यंजना की हैं, ये तो आप सीधे सीधे जो अभिधा से अर्थ आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। व्यंजना कहाँ होती है? रोसारुण में, कि क्रोध के कारण लाल। क्रोध क्यों है? कि भाई सो के उठते ही जो शिव जी हैं वो जो भी उनके इष्ट हैं उनके ध्यान में चले गए हैं, तो गौरी जो है वो क्रुद्ध है कि भाई सुबह उठ के मुझसे वार्तालाप करना है ना। तो वो शिव जो है वो उठते ही ध्यान में चले गए हैं, तो इस कारण से वो क्रुद्ध हैं। और उस क्रोध के कारण जो उनका रक्तिम वर्ण जो मुख चंद्र है वो उनकी संध्या सलिल अंजलि में क्या पंकज के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक, ये तो बात हुई जो हमने मंगलाचरण किया। चूंकि हम प्राकृत प्रारंभ कर रहे हैं इसीलिए प्राकृत का जो छंद था आर्य उससे हमने प्रारंभ किया। आगे आप सीखेंगे भी तो एक आपको रिदम मिल जाएगी यहाँ से। दूसरा, ये जो हम यहाँ पर प्राकृत पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा उद्देश्य आपको इतना बताना है कि जो मोटे मोटे ध्वनि परिवर्तन होते हैं प्राकृत में, ठीक है ना। अगर हम व्याकरण में जाएंगे तो वो, यद्यपि जो प्राकृत का व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण के जैसा जेनरेटिव व्याकरण नहीं है, ठीक, तब भी प्राकृत में बहुत सारा व्याकरण लिखा गया है और बहुत सारे सूत्र। आप ले लीजिए चंड से शुरू करके जो सबसे बाद का हमको प्राकृत मिलता है वो है अप्पय जी दीक्षित का प्राकृत कौमुदी। उसके बाद भी एक कोई है, शायद घासीलाल जी हैं, उनका है लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले का। तो हमें व्याकरण पे उतना बात नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जो मुख्य मुख्य मोटे मोटे जो ध्वनि परिवर्तन है केवल उस पर बात करनी है, ठीक, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि संस्कृत के रूप कैसे बदल जाते हैं प्राकृत में। ठीक, हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल इतना है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आप में से कोई भी, जैसे आयुषी हैं प्राकृत की और ये हैं हसी हैं, या और भी कोई लोग जो जिन्होंने कभी प्राकृत के विषय में कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो और जो उनकी उससे थोड़ी बहुत या अधिक जो समझ बनी हो, उसे कोई अगर एक दो पंक्ति में मुझे बता सके, आप में से कोई भी। अगर कोई ना बता सके तो हंसी के लिए अनिवार्य है बताना। मैम कोई भी पंक्ति, मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि प्राकृत से आप क्या समझते हैं, इसे आप 2-4 पंक्तियों में समराइज करके अगर बता सके, कोई भी आप में से, कि हमने प्राकृत के विषय में ये सुना है। तो पहले दूसरे ट्राई करेंगे। हंसी बोल रही है मैम, पहले दूसरे। हाँ, नहीं पहले दूसरे बताएंगे उसके बाद में। हाँ, नैश भी बताइए।
हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो हमारे जो संस्कृत लिटरेचर में नाट्य होते थे, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतल में और फिर हम दशरूपकम में भी हमें पढ़ाया था कि प्राकृत है जो जैसे साइड कैरेक्टर है। जैसे हम तो अभिज्ञान में हमने देखा था कि प्रियमवदा और वो जो सखिया है वो सब प्राकृत में बोल रही थी, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा उसका जो वो लोग का जो कॉन्वर्सेशन आया था, तब वहाँ पढ़ा था थोड़ा उनके डायलॉग्स, और कोई अभ्यास नहीं है प्राकृत में। है, बाद में प्राकृत है। कुछ लोगों के हिसाब से पहले प्राकृत है, बाद में संस्कृत है। थोड़ा थोड़ा शब्द का परिवर्तन होता है संस्कृतोद्भव शब्दों का, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो भारतवर्ष के हर भाषा में प्राकृत के शब्द है ही है। बिल्कुल। और सहज सरलता से वो शब्द बोले जाते हैं। व्याकरण भाग छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे आसान है, अगर उसका परिवर्तन समझ जाए तो भाषा आसान है। बिल्कुल सही है। और कौन है? आयुषी। हाँ आयुषी बताइए। मुझे ट्राइपॉड दे दीजिए। जैसे संध्या मैम ने बोला वैसे ही कि प्रकृति से जो आई है, बहुत नेचुरली फ्लो होते हुए जो लैंग्वेज आई है वो प्राकृत है। और इसीलिए जब वो छोटे बच्चे हैं जनरली उनके मुख से हमें ये ज्यादा इनिशियल स्टेज पे जो लैंग्वेज सुनाई देती है और जो बहुत इजी होती है बोलने में, वो प्राकृत है। चलिए तो ठीक है। कुछ कुछ अंश में आप सभी लोग ठीक हैं। निकाल करके लगा दो उसमें, ठीक है। हाँ किसी ने हैंड रेज किया, बताइए। हसी। हाँ हाँ अंत में आपका नंबर है, बताइए। मैम जो प्राकृत शब्द है वह प्रकृति से आया है, लेकिन प्रकृति का अर्थ यहाँ पर नेचर नहीं है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, 2-3 टेक्स्ट में हमें प्रकृति का जो अर्थ मिलता है उससे मैं अर्थ निकालने का प्रयास करूंगी। जैसे हार्वेल के शिलालेख में प्रकृति का अर्थ जो आया है वह जनता के लिए आया है। जब वो कहता है कि 35 लाख मुद्राएं उसने जनता के ऊपर खर्च कर दी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्रकृति शब्द आया है। और जो प्रकृति शब्द है वह कौन सा एक कोश है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें वो कहता है कि राजा का जो सबसे अंतिम, राजा के 6 अंग होते हैं शायद से, उसका अंतिम अंग प्रजा है शायद से। तो प्रकृति यानी सामान्य जन, तो जो सामान्य जन की भाषा है वह प्राकृत है, सामान्य जन भाषा। और इसे मुख सुख की भाषा कहा जाता है, जो बोलने में इजी हो, वह प्राकृत। चलिए ठीक है हसी। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहले तो एक चीज थोड़ी सी स्पष्ट हो जानी चाहिए आप लोगों को और सबको जो भी प्राकृत पढ़ना चाहते हैं। एक जो मैंने समस्या अनुभव की है, जो प्राकृत जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहां एक ये दुराग्रह होता है, कभी कभी ना जानकारी भी होती है और कभी कभी दुराग्रह भी होता है कि हम प्राकृत को संस्कृत के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे या अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ेंगे या किसी और भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आपके लिए कोई और मार्ग भी नहीं है, पर इस चीज को दुराग्रह नहीं बनाना चाहिए। कारण क्या है? संस्कृत, अभी आगे हम बात करेंगे कि संस्कृत और प्राकृत जो है वो नितांत भिन्न भाषाएं नहीं है, ठीक है ना। और आप यदि संस्कृत जानते हैं तो आप 70% प्राकृत अपने आप जान जाते हैं, ठीक। 70 क्या कि मैं कहती हूँ आप 90-95% प्राकृत जान जाते हैं। बस आप कहाँ फंसते हैं? थोड़ा सा व्याकरण में, क्रिया रूपों में या कुछ जो प्रदंत इत्यादि के रूप में थोड़ा बहुत वहां। तो जब मैं प्राकृत पढ़ाती हूँ या जितना मैंने पढ़ा, जो मैंने समझ विकसित की, यदि आप संस्कृत के माध्यम से प्राकृत पढ़ाते हैं तो प्राकृत आपके लिए बहुत सुकर हो जाती है, प्राकृत आपके लिए बहुत सुकर हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है कि ऐसा लोगों ने दुराग्रह बना या ऐसा एक मत बना लिया, एक परसेप्शन बना लिया है कि संस्कृत के माध्यम से प्राकृत पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी आप एक प्रयास कर सकते हैं।
कम से कम जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, एक प्रयास कर सकते हैं कि आप संस्कृत को उससे जोड़ें, क्योंकि संस्कृत को जोड़ने से क्या होता है, आपकी भाषा के विषय में समझ जो है वो अच्छी बन जाती है। आप प्राकृत से जो आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं आपकी, उससे आप अधिक रिलेट कर पाते हैं प्राकृत को, जब आप संस्कृत को भी समझते हैं। प्राकृत क्या है? प्राकृत एक ब्रिज